हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवम और आप सभी का अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत है। दोस्तों, आज परसेंटेज की चौथी क्लास है ना। इसमें हम परसेंटेज के थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। हमने तीसरे लेक्चर में भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन किए थे, चौथे में भी करने वाले हैं, है ना। थोड़ा सा इसमें हाई लेवल की क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे जो हमारे रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तथा ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन कई बार आए हैं, है ना। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारी मेहनत का आप रिज़ल्ट ज़रूर दिया करिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगती है ना। हम आपके लिए इतना सारा कंटेंट लेके आते हैं, पर अपना टाइम हम आपको देते हैं और आप वीडियो शेयर भी नहीं करते, तो ये गलत बात है। वीडियो शेयर ज़रूर किया करिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये कंटेंट पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर, है ना, किसी परिवार की खपत 16 सहित 2/3% कमी हो जाती है। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार की खपत 16 सहित 2/3% कमी हो जाती है। खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए सेम टाइप है। कल वाला जो हमने आखिरी में क्वेश्चन किया था उसी का सेम टाइप है और दूसरा प्रश्न है उसका, है ना। एक ही टाइप का दूसरा प्रश्न है कल जो आखिरी में हमने डिस्कस किया था। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 40% की वृद्धि कर रहा है तो 40% लिख लेंगे, है ना। 40% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 2/5। हम बता चुके हैं, पहले लेक्चर में बताया था परसेंटेज को फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम बताए हैं। तो इस तरह से आपको माइंड में आना चाहिए कि 40% की बात करें तो 2/5। अगर हम बात करें कि पहले हमारा मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही, तो हम कह दें पहले हमारा मूल्य 5 था, अब 40% वृद्धि होने के बाद क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। मूल्य हमारा पहले 5 था, अब मूल्य 7 हो जाता है। ये कैसे हुआ, तो देखिए 5 का अगर हम 40% निकालेंगे तो होता है 2। 5 का 40% होता है हमारा 2। निकाल के देख लीजिए आप, 5 का 40% 2 होता है। अगर हम 5 के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दें, यानी 2 की वृद्धि कर दें, तो मूल्य हमारा 7 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर खपत की बात करें तो 16 सही 2/3%, यानी इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/6, है ना। 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/6। अगर आपको ये भूल जाता है परसेंटेज जो है किस फ्रैक्शन की है, तो यहाँ से आप देखिए 16 है ना, जो 16 इससे डिवाइड कर लीजिए 100 में, तो 16 छः का 96, लगभग 6 बार जाता है। तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि 1/6 परसेंटेज है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहले उनकी खपत कितनी थी, खपत उनकी पहले कितनी थी, 6। अब 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है। 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है, यानी खपत हमारी 6 से 5 हो जाएगी, 1 की कमी हो जाएगी, 6 से 5 हो जाएगी, है ना। अब हमारा खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए पहले हम 5 रुपए का कोई सामान लेके आते थे तो हमें 6 सामान मिलता था, है ना। तो हम कितना रुपए खर्च करते थे, 30 रुपए। लेकिन अब उसका मूल्य जो है बढ़ गया, सामान्य का मूल्य बढ़ गया, मूल्य हो गया 7। तो अब हम 5 सामान लेके आते हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं 35 रुपये खर्च करते हैं। खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खर्च हमारा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, 30। किससे, जिससे बढ़ता है ना मूल्य उसको हम नीचे, उसी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, उसको हम नीचे लिखते हैं हमेशा हर में, है ना। 5/30 इंटू 100 परसेंटेज कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 0 काट दिए, है ना। पदम 50, यहाँ से 50/3 को हम कहते हैं 16 सही 2/3%। तो हम इसका इस तरह से सवाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। तो इस टाइप के सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कल भी हमने इसका एक सवाल किया था, आज भी हमने इसी टाइप का एक सवाल कर लिया है। तो चलिए अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने परसेंट कम की जाए कि खर्च न बढ़े, है ना। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। यहाँ पे खर्च हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अगर हमारा खर्च कांस्टेंट है तो हम कैसे करेंगे, देखिए सवाल को, है ना।
किसी वस्तु के भाव में यानी मूल्य में क्या करना है, हमें 20% की वृद्धि करना है ना। 20% की वृद्धि यानी 20% को फ्रैक्शन लिखते हैं 1/5। तो यहाँ से हम कह दें मूल्य ना, मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा हमारा 5 से 6, है ना। मूल्य हो जाएगा हमारा 5 से 6। अगर हम कह दें होने पर उस वस्तु की खपत कितने % कम कर दी जाए, खपत की बात हो रही, खपत, तो हमारा खर्च ना, जो खर्च है ना, हमारा खर्च वो हमारा कांस्टेंट रहे, है ना। तो अगर हमारा खर्च कांस्टेंट है तो खपत हम कह देंगे, खपत इसकी उल्टी हो जाएगी मूल्य की, यानी 6:5, है ना। तो यहाँ से देखिए खर्च बात करें तो 6 पंचे 30 और यहाँ से भी 30, यानी हमारा खर्च कांस्टेंट है। 30 रुपये पहले भी लेके जा रहे थे, 30 रुपये अब भी लेके जा रहे हैं, लेकिन मूल्य बढ़ गया तो हम जो सामान है ना वो कम लेके आने लगे। यहाँ से आप समझिए, है ना। आप अपने लाइफ से रिलेट करिए थोड़ा सा कि अगर आप कोई सामान लेने जाते हैं, है ना, कोई सामान लेके आते हैं और 10 रुपये लेके जाते हैं, हमेशा 10 रुपये लेके जाते हैं। 10 रुपये पहले भी लेके जाते थे, 10 रुपये अभी भी लेके जा रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से कुछ सामान जो है बढ़ गया होगा, कोई सामान की कीमत बढ़ गई होगी, तो सामान आपको उतने रुपए में कम नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि आप 10 ही रुपये खर्च कर रहे हैं, मतलब आपका खर्च ना कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ से मूल्य का जो रेशो होता है खपत की रेशो का उल्टा होता है ना। तो यहाँ से अगर फार्मूले से समझा जाए तो जो हमारा खर्च अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं मूल्य ना हमारा किसके, खपत के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, देखिए अगर हमारा मूल्य बढ़ जाता है किसी वस्तु का, है ना, तो हमें उसकी खपत कम करनी पड़ेगी, यानी वो चीज़ हमें कम मिलेगी खाने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो वो चीज़ हमें खाने के लिए कम मिलेगी क्योंकि मूल्य बढ़ गया ना, खर्च हमारा कांस्टेंट है ना। अगर ये हमारा कह देते हैं मूल्य गिर गया तो वो चीज़ ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इन दोनों का रेशो ना अपोजिट होता है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ से मूल्य का रेशो खपत के रेशो का उल्टा होता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, है ना। तो कह रहा है कि खपत में कितने % की कमी की जाए, खपत में कमी कर दी गई। देखिए खपत हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, खपत का रेशो क्या हो जाता है 6 से 5, है ना। तो कमी कर दी गई ना, हाँ, पहले 6 खाते थे अब 5 खा रहे हैं, तो कमी कर दी गई कितने की, 1 की, किसके रेस्पेक्ट में, 6 के, है ना। और इंटू 100 % कन्वर्ट करने के लिए, तो 6 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 16 सही 2/3% आ जाता है। बी इसका राइट ऑप्शन है। तो इस सवाल को आप इस तरह से डील कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं हम। अगर दोस्तों हम अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल ये रहा हमारा स्क्रीन पर, इसको आप सॉल्व करिए, है ना। अगर आपको सवाल को सॉल्व करना है ना, पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को, सवाल को देख लीजिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए, है ना। तो चलिए सवाल है हमारा कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, चीनी का मूल्य है 10% कमी हो जाती है, कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चीनी के मूल्य में 10% की क्या हो रही है, कमी, यानी 10% की कमी कह रहा है, यानी 10% को फ्रैक्शन लिखेंगे 1/10, यानी चीनी का मूल्य पहले हमारा क्या था, चीनी का मूल्य हमारा पहले 10 था, अब मूल्य हो जाता है 9, यानी चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, है ना। तो यहाँ से 10 का 10% 1 होता है, यानी मूल्य क्या पहले 10 था अब 9 हो गया। ये समझ में आया होगा, ये यहाँ तक अगर आपको समझ में आए, यहाँ तक इमेज आपकी क्लियर है तो आगे बढ़े हम, है ना। फिर कह रहा है कोई गृहिणी 1116 रुपये में, 1116 रुपये में, है ना, 1116 रुपये पहले भी लेके जा रही थी, अब भी 1116 रुपये लेके जा रही है, लेकिन होता क्या है कि मूल्य घट गया, तो 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिल जाती है। क्यों, मूल्य घट गया, है ना। तो यहाँ से अगर हम खपत का रेशो देखें, क्योंकि हमारा खर्च कांस्टेंट है, 1116 पहले भी लेके जा रही थी, 1116 अब भी लेके जा रही है। तो यहाँ से खपत का रेशो देखें तो 9:10 हो जाएगा, है ना।
तो खपत में देखो पहले वो 9 रेशो लेके आ रही थी, अब 10 रेशो लेके आने लगी, खपत बढ़ गई ना। और ये खपत 1 रेशो में बढ़ी है ना। और ये 1 रेशो 6.2 किलोग्राम के बराबर है ना, क्योंकि 1 रेशो यहाँ से खपत बढ़ जाती है और 6.2 किलोग्राम उससे ज़्यादा मिल जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि 10 रेशो की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो हम कह सकते हैं 6.2 इंटू 10 यानी 62 किलोग्राम। 62 किलोग्राम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पे ना 62 किलोग्राम लेके आ रही है ना। ये कब लेके आ रही है, जब उसका मूल्य घट गया। जब उसका मूल्य घट गया तो 62 किलोग्राम लेके आ रही चीनी। समझिए, आप समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जब उसका मूल्य घट गया, पहले मूल्य ये था हमारा पहले वाला, बाद में मूल्य ये हो गया, यानी मूल्य घट गया तो वो 62 किलोग्राम लेके आने लगी, है ना। तो 62 किलोग्राम लेके आने लगी तो हम बता सकते हैं क्या कि 1116 रुपये में 62 किलोग्राम लेके आ रही है। तो किस हिसाब से, कितने रुपए प्रति किलोग्राम लेके आ रही है। तो यहाँ से अगर हम काट देंगे इसको अगर हम काट देते हैं तो आ जाता है 18 रुपये प्रति किलोग्राम। 18 रुपये प्रति किलोग्राम तो आ जाता है हमारा यहाँ से 18 रुपये प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं ना। 1116 रुपये में 62 किलोग्राम लेके आ रही है तो क्या रेट है इसका, 18 रुपये प्रति किलोग्राम। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है क्वेश्चन में कि चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, यानी घटने के बाद चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना बचता है, 18, है ना। ये 18 क्या है, 9 रेशो के बराबर है, यानी हम बोल सकते हैं कि मूल्य अब 18 हो गया, यानी मूल्य 18 हो गया। तो हम कि पहले मूल्य कितना था घटने के पहले, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 9 रेशो की वैल्यू 18 है, 10 रेशो की वैल्यू 20 रुपये प्रति किलोग्राम पहले मूल्य था। पहले मूल्य था घटने के पहले 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और घटने के बाद 18 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य हो जाता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हम आपसे बात करें कि मूल्य घटने के बाद उसे कितनी चीनी मिल रही है, तो आप कह देंगे 62 किलोग्राम। मूल्य घटने के पहले वो कितनी चीनी लाती थी, तो यहाँ से देखिए 1 रेशो की वैल्यू 6.2 kg है ना, तो 9 रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम कह देंगे 55.8 kg मल्टीपल करके 9 रेशो की वैल्यू। तो यहाँ से हम कह देंगे कि मूल्य में कमी से पहले उसको चीनी 55.8 किलोग्राम मिल रही थी, है ना। तो इस तरह से आप इस सवाल को समझ सकते हैं। लाजवाब प्रश्न है, पिछले एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ग्रुप डी में कई शिफ्टों में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, आप इसको बहुत ही आसानी से अपने लाइफ से रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं ना, समझ सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिल जाते हैं, यानी अधिक सेब मिल जाते हैं। घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है ना। सेब के मूल्य में 25% की कमी कह रहा है ना, तो देखिए सेब के मूल्य में 25% की कमी, यानी 25% को फ्रैक्शन में लिखते हैं हम 1/4, यानी सेब के मूल्य में 25% की कमी हो गई, यानी मूल्य हमारा कितना हो गया 4 से 3। मूल्य में कमी हो गई ना। अगर हम खपत की बात करें तो खपत क्या हो जाएगा हमारा 3 और 4। तो यहाँ पे देखिए खर्च हमारा कांस्टेंट है। 240 रुपये पहले भी लेके जा रहा था, 240 रुपये बाद में भी लेके जा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें कि खपत में क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए खपत पहले मूल्य था 4 तो हम लेके आते थे 3 रेशो में, है ना। अब मूल्य हो गया 3 रेशो में तो हम लेके आ रहे हैं 4 रेशो में, है ना। खपत बढ़ गई हमारी, और ये खपत ना 2 किलोग्राम बढ़ गई। यहाँ से रेशो में देखते हैं तो 1 रेशो बढ़ जाता है, और यहाँ से 2 किलोग्राम उसको सेब अलग ज़्यादा मिलने लगते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 6 किलोग्राम लेके आ रहा था, और यहाँ पे हमारा 8 किलोग्राम लेके आ रहा था सेब, है ना। कमी के बाद की बात हो रही है। क्वेश्चन में देखिए अंतिम लाइन पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, यानी घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम, ये है मूल्य हमारा घटने के बाद यहाँ से देखिए कि 8 किलोग्राम हम लेके आ रहे हैं। 240 रुपये में
8 किलोग्राम लेके आ रहे हैं, है ना, घटने के बाद 8 किलोग्राम सेब मिल रहे हैं 240 रुपये में, तो हम मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे 30 रुपये प्रति केजी, है ना, 30 रुपये प्रति केजी आ जाएगा हमारा यहाँ से। तो मूल्य आ जाएगा घटने के बाद। अगर घटने के पहले मूल्य पूछता तो यहाँ से घटने के पहले हम 6 किलोग्राम लेके आ रहे थे 240 रुपये में, तो 240 रुपये में 6 किलोग्राम ले आ रहे थे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 40 रुपये प्रति किलोग्राम, है ना। तो घटने के पहले मूल्य था 40 रुपये प्रति किलोग्राम, लेकिन जब 25% की क्या हो जाती, कमी हो जाती है, तो मूल्य हो जाता 30 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर पूछता घटने से पहले, जब मूल्य घटा नहीं था, तब हम कितने किलोग्राम सेब लेके आ रहे थे, बोलते 6 किलोग्राम। घटने के बाद कितने किलोग्राम सेब लेके आ रहे हैं, बोलते 8 किलोग्राम। तो इस कॉन्सेप्ट से हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। बनने वाले 4 प्रकार के प्रश्न के उत्तर हम दे सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें कुछ ट्रिक यूज़ नहीं की है, ओनली कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इज़ पावर। कॉन्सेप्ट से हम किसी भी सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको माइंड में सेट कर सकते हैं इस तरह से, है ना। ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय की बात करें तो 9,000 था। अगले वर्ष होता क्या है कि अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में, खर्च में 7% की वृद्धि हुई। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप देख के घबराइए मत, क्वेश्चन को कभी मत छोड़िए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, एक व्यक्ति की मासिक आय, अगर उसके इनकम की बात करें, तो यहाँ से इनकम हम निकाल सकते हैं 13,500 रुपये, है ना। इनकम हमारी निकल आएगी 13,500 रुपये, और उसके मासिक व्यय की यानी एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ से हमारा निकल आएगा 9,000 रुपये। क्वेश्चन में ही दे रखा है। अगर हम सेविंग देखें ना, सेविंग, तो यहाँ से आप बता सकते हैं सेविंग कितनी होगी उसकी, 4,500 रुपये। ये तो माइंड में कर सकते हैं आप, है ना। फिर होता क्या है, अगले साल होता क्या है कि उसके आय में, उसकी जो मासिक आय है ना, इनकम 13,500 रुपये है, उसमें 14% की हो जाती है वृद्धि। यानी इसमें हो जाती है हमारी 14% की वृद्धि। इसमें अगर 14% की वृद्धि हो जाएगी तो आप देखिए कैसे करेंगे। 14% की वृद्धि हो जाएगी तो 13,500 का 14% अगर बढ़ जाता है तो 114% निकाल लेंगे, क्योंकि आय ना, जो इनकम है ना इसकी 100% तो खुद है। 14% बढ़ जाती है यानी 114% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी बढ़ी हुई आय आ जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी आय कितनी हो गई। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो मत काटिए, इसलिए क्योंकि अगर आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो यहाँ से आप इसका 135 का 114 में मल्टीपल ना कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए आप इसको 2 से काटिए तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 57, है ना। इसको काटिए तो यहाँ से आ जाएगा 50, है ना। फिर यहाँ से 2 से काट दिया आपने, और देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, है ना। 5 से काट दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 27, है ना। अब ये देखिए कैसे मल्टीपल करते हैं, 57 और 27 का मल्टीपल कैसे करेंगे, देखिए पीछे वाली संख्या का आपस में गुणा करिए। 7 सत्ते 49, 49 की 9, हासिल लगी 4, है ना। 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 14 और 35 हो जाता 49 और 4 53, 3, है ना। फिर इसके बाद क्या करना है, आगे वाली संख्याओं को, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, फिर इन दोनों को। तो 5 दूनी 10 और 5 15, यानी 15 39, है ना। हमें 270 का गुणा करना था, 27 का नहीं, तो 1 जीरो हम लगा देंगे, 15,390। तो इनकम हो जाती है हमारी, आय हो जाती है 15,390। तो इस तरह से हमारी आय निकल आएगी। फिर होता क्या है, जब आय बढ़ जाती है तो व्यक्ति सोचता है कि भाई आय मेरी बढ़ गई है, सैलरी बढ़ गई है, मैं अपना खर्च भी थोड़ा सा बढ़ा लूँ। तो खर्च बढ़ा लेता है। कितना बढ़ाता है, 9,000 है उसका खर्च, है ना। वो 7% बढ़ा लेता है, यानी हम कह दें 107 की वैल्यू निकाल लें तो बढ़ा हुआ खर्च आ जाएगा हमारे पास। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 9 का गुणा अगर इसमें कर देते हैं हम, 9 का गुणा 7 में करते हैं, 9 सत्ते 63, है ना। और यहाँ से आ जाएगा 6, 9 एकन्ने 9, यानी 9,630। तो उसका खर्च आ जाता है 9,630, यानी 9,630 रुपये को खर्च करने लगता है। तो यहाँ से अगर हम बचत देखें,
तो यहाँ से हम इसको में घटा लें, ये आय है ये खर्च है, तो यहाँ से अगर हम इसमें घटा लें तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ से 13 और 13 में 6 गए 7 और यहाँ से आ जाएगा 5, 5,760। 5,760 क्या है, उसकी सेविंग है, सेविंग है ना। पहले वो 4500 रुपये बचा रहा था, अब 5,760 रुपये बचा रहा है। तो सेविंग में कितनी वृद्धि हो गई, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से तो कितनी वृद्धि हो गई, तो हो गई हमारे पास 1,260 रुपये। 1,260 रुपये की वृद्धि हो गई, किसके रिस्पेक्ट में हो गई, 4500 के। यानी किससे वृद्धि हुई, हम बात करते हैं किससे वृद्धि हुई, तो 4500 से वृद्धि हुई, है ना, इंटू 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। यहाँ से अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ से देखिए पन्नम 45, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पचे 25 और यहाँ से 5 दूनी 10, 252 आ जाएगा। और यहाँ से 9 से काट देंगे, 252 को 9 से डिवाइड करना है, तो यहाँ से देखिए 9 दूनी 18, 9 72, 28% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं ना आसानी से। मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे आपको ये सब लिखना नहीं है। 13,500 आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए, हमारी बचत 4500 है ना। इसके बाद वृद्धि के बाद तुरंत कैलकुलेट करके 15,390 निकाल सकते हैं। इसके बाद खर्च निकाल सकते हैं, कितना बढ़ गया, खर्च हो गया हमारे पास 9,630। तो यहाँ से सेविंग निकाल सकते हैं 5760 रुपये। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि कितनी वृद्धि हुई। तो ये सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, किसी बाल्टी में 66 सहित 2/3% भरे होने की तुलना में 80% भरे होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। बाल्टी की धारिता क्या है, बाल्टी की क्षमता क्या है। तो देखिए कह रहा है 66 सहित 2/3%, है ना। यानी इसको हम फ्रैक्शन में तुरंत लिख लेंगे 2/3, क्योंकि हमें पता है 66 सही 2/3% को फ्रैक्शन में 2/3 लिखते हैं। अगर आपको भूल जाता है ना, तो यहाँ से आप पीछे से पकड़ लीजिए 2/3, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाल्टी की धारिता हमारी 3 है ना। बाल्टी की धारिता हमारी 3 है, उसकी क्षमता 3 है, उसमें 2 पानी भरा है ना, 2 भाग पानी भरा है। 3 भाग उसकी क्षमता है, 2 भाग पानी भर रखा है यहाँ पे, है ना। तो यही तो होगा ना हमारा, 3 में 2 भाग, यही तो होगा 66 सही 2/3%, यानी इतना पानी भर रखा है ना। इतना पानी भरे होने की तुलना में अगर पानी 80% हो, 80%, तो कह रहा पानी 80% को फ्रैक्शन में लिखते हैं हम 4/5, है ना। यानी 5 भाग उसकी बाल्टी की क्षमता 5 भाग हो और 4 भाग पानी भरा हो। तो पहले हम क्षमता बराबर कर लें। तो देखिए क्षमता बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 भाग हम उसकी क्षमता हमने मान ली, यहाँ पे 5 भाग, तो क्षमता बराबर कर लेना हम, क्षमता बराबर कर लें। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, ऊपर 5 का गुणा कर लें, नीचे 5 का गुणा कर लें, है ना। और यहाँ पे ऊपर 3 का गुणा कर लें, नीचे भी 3 का गुणा कर लें। तो इससे हमारे भिन्नों में भी कोई इफेक्ट ना आएगा। देखिए ऊपर नीचे अंश और हर में हमने 5-5 का गुणा किया है, क्यों, क्योंकि हमें क्षमता बराबर करनी थी। तो क्षमता हमने बराबर कर ली। अब क्षमता हमारी हो गई 15 लीटर। देखिए यहाँ से क्षमता क्या हो गई, ये हमारी पूरी क्या हो गई, क्षमता, ये हमारी क्या हो गई, क्षमता। तो कह रहा है इस क्षमता में, यानी हमारा कह सकते हैं 15 इकाई, 15 यूनिट या 15 भाग हमारी क्षमता है। इसमें अगर 10, 5 दूनी 10, यानी 10 भाग भरा है पानी, है ना। और यहाँ से 12 भाग पानी भरे होने की तुलना में, है ना, 12 भाग पानी भरे होने की तुलना में 2 लीटर अधिक पानी आता है। 2 लीटर अधिक पानी आता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 2 रेशो में देखिए ज़्यादा हो रहा है ना, 2 रेशो में ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ से 2 लीटर पानी ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्षमता निकाल सकते हैं यहाँ से, 2 रेशो 2 लीटर के बराबर है। तो यहाँ से क्षमता हमारी 15 रेशो में है, तो टंकी की क्षमता 15 रेशो में है। तो हम कह सकते हैं कि क्षमता हमारी एक्चुअल में 15 लीटर की है। टंकी की क्षमता हमारी कितनी है, 15 टंकी नहीं, बाल्टी की बात हो रही है। तो बाल्टी की हमारी क्षमता कितनी है, 15 लीटर। तो राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा, है ना। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत छोटा सवाल है, सिंपल सवाल है ना, इजीली आप माइंड में कर सकते हैं। लेकिन हमने समझाया आपको, है ना। तो बहुत ही इजी स्टेप है, इससे आसान कुछ नहीं है। इससे आसान तो आपको मिल ही नहीं सकता, कहीं पे भी नहीं मिल सकता, क्योंकि सबसे आसान मेथड बता दिया, रेशियो कॉन्सेप्ट बताया हमने आपको। तो चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं अब। तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है हमारा
यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है ना। आप इसको सॉल्व करिए, सवाल को वीडियो पॉज करके आप सवाल को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करा रहे हैं, आपको टाइम नहीं देंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। एक कोई घोल है ना, एक कोई घोल है, कितने लीटर का है, कह सकते हैं एक कोई घोल है हमारा 12 लीटर का कोई घोल है ना। 12 लीटर का हमारा कोई घोल है। इसमें अगर साल्ट की बात करें, इसमें साल्ट की बात करें तो 7% साल्ट है हमारा, है ना। तो बाकी इसमें 93% हमारा क्या होगा, वाटर होगा। बोलिए बोलिए, समझिए एक बार समझिए। 12 लीटर का घोल है, घोल में क्या होगा, साल्ट होगा, वाटर होगा, है ना। घोल में साल्ट होगा, वाटर होगा। 7% लवण है तो पानी कितना होगा, 93%। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ना। तो अगर हम निकाल लें कि 7%, 12 का 7%, 12 का 7% कितना होगा हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 0.84 लीटर। यानी हम कह सकते हैं 0.84 लीटर हमारा साल्ट है, तो बाकी हमारा 11.16 लीटर हमारा क्या होगा, वाटर होगा, पानी होगा, है ना। फिर किया क्या जाता है कि जो हमारा घोल है उसको गर्म किया जाता है ना, उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद क्या करते हैं, गर्म करने के बाद उसका पानी ना रिड्यूस कर देते हैं, यानी उड़ा देते हैं, वाष्पित कर देते हैं, हटा देते हैं। कहने का मतलब है कि पानी जो वाष्प बन के उड़ जाता है ना, गर्म करने पे। तो पानी उड़ गया ना, लवण तो उड़ेगा नहीं। जो साल्ट है हमारा वो हमारा वही रहने वाला है ना। जो साल्ट है हमारा, साल्ट हमारा वही रहने वाला है। यानी साल्ट हम कह सकते हैं 0.84 लीटर होगा, है ना। 4 लीटर पानी निकल गया, वाष्पित हो गया, तो पानी अब कितना बचेगा, 7.16 लीटर बचेगा, है ना। फिर कह रहा है शेष बचे घोल में, जो घोल बचा ना, अब कितना घोल बचा, इतना उसमें साल्ट है, इतना हमारा क्या है, पानी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 8 लीटर का घोल होगा हमारा, है ना। घोल हमारा 8 लीटर का होगा। 8 लीटर के घोल में पूछ रहा है साल्ट का प्रतिशत कितना है, लवण का प्रतिशत कितना है। यानी लवण हमारा कितना है, 0.84 लीटर, है ना। ये 8 लीटर का 8 लीटर का 8 लीटर का कितने परसेंट है यहाँ से, तो देखिए ये 2 जीरो से नीचे मल्टीपल कर सकते हैं। 2 जीरो का ये पॉइंट हटाया तो यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगे, ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे। हम डायरेक्ट कर देते लेकिन आपको समझ में ना आता। तो इस तरह से अब देखिए इसको अगर हम काट दें, डिवाइड कर दें, 84 को 84 को 8 से अगर डिवाइड कर दें तो आ जाता है हमारे पास 10.5 लीटर। 10.5 लीटर नहीं, परसेंट पूछा है, 10.5%। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 10.5% होगा हमारा लवण। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं सवाल को आसानी से, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आएगा। ये एलिगेशन का भी सवाल है हमारा, लेकिन परसेंटेज वाला चैप्टर कर रहे हैं तो इसमें हम हमारे कई टाइप के सवाल आ जाते हैं, है ना। लाभ हानि वाले भी आ जाते हैं, इतने परसेंट का लाभ हुआ, इतने परसेंट की हानि, तो कई टाइप के सवाल आ जाते हैं। तो चलिए अगला टाइप लेते हैं सवाल। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का, है ना, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि 3 लीटर चीनी के घोल में, 3 लीटर का घोल है, चीनी का 3 लीटर का घोल है, इसमें हमारी 40% चीनी है, यानी शुगर की बात करें तो 40% है हमारी, है ना। तो बाकी 60% सोचिए जल होगा, वाटर होगा, वाटर, है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं 3 लीटर का घोल है, ये एल बना है लीटर, है ना। जल्दी के चक्कर में हो गया तो आप लीटर समझिएगा इसको, है ना। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाएं, 1 लीटर इस घोल में पानी मिला देते हैं हम। अगर 1 लीटर पानी डालेंगे तो चीनी तो वही रहने वाली है ना, चीनी तो वही रहने वाली है ना, चीनी तो वही रहने वाली है। तो देखिए 3 लीटर का घोल है, 3 लीटर का, इसमें 40% चीनी है, तो चीनी निकाल सकते हैं क्या कितनी है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1.2, यानी चीनी हमारी होगी 1.2। तो यहाँ से हमारा वाटर कितना हो जाएगा 1.8, है ना। हमें क्या करना है, 1 लीटर पानी मिलाना है। तो 1 लीटर देखिए पानी मिला देते हैं तो पानी हो जाएगा 2.8। चीनी बढ़ेगी क्या, चीनी बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, वही रहेगी 1.2, है ना। 1.2 चीनी उतनी ही रहने वाली है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि कितना मिश्रण हो जाएगा। यहाँ से घोल कितना हो जाएगा हमारा, घोल हो जाएगा हमारा यहाँ से
3 1 4, 4 लीटर का घोल हो जाएगा हमारा, है ना, 4 लीटर का। और इसमें पूछा है नए घोल में कितने % चीनी होगी, यानी इस नए घोल में कितने % चीनी होगी, है ना। चीनी है कितनी 1.2, यानी 1.2 इस पूरे घोल का 4 का कितने % है। तो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, 0 काट देंगे, है ना। और यहाँ से इसको काट देंगे 3 बार में, और 10 गुणा 3 करते हैं तो आ जाता है हमारा 30%। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका सही आंसर, इस तरह से निकाल सकते हैं 30% हमारा कितना 30% चीनी होगी, 30% चीनी होगी नए घोल में। इस तरह से इस सवाल को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, जैसे पीछे हमने किया वैसे आगे किया, ये क्वेश्चन किया, है ना। तो अब हम थोड़ा सा टाइप को चेंज कर देते हैं ना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, यानी लेना जरूरी है, 35% अंक लेना ज़रूरी है पास होने के लिए, है ना। एक अभ्यर्थी क्या करता है, उसको 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, है ना। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, परीक्षा के अधिकतम अंक यानी पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक, है ना। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, तो देखिए यहाँ से 35% अंक लेने होते हैं, है ना, पास होने के लिए, पास होने के लिए पासिंग मार्क कह सकते हैं, है ना, 35%, है ना। लेकिन एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, वो कितने पाया, 40 अंक पाया, है ना। अगर हम उसको 30 अंक और दे दें, क्योंकि वो 30 अंकों से फेल हो गया, अगर हम उसको 30 अंक और दे दें, 30 अंक और दे दें तो बंदा पास हो जाएगा, यानी 70 नंबर पा के 70 अंक में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बताइए बताइए बताइए, उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए, अगर 70 अंक पा जाता है तो पास हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ये 35% पासिंग मार्क है ना, ये 70 अंक के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 35% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 70, और यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 100% का हमारा पूर्णांक होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70/35 और इंटू 100। तो यहाँ से 35 दूनी 70, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 200। तो हमारा पूर्णांक कितने का है, 200 अंक का, है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि अधिकतम अंक कितने हैं, है ना, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, तो 200। तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। देखिए आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है ना, बैंक पीओ परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है ना। तो चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन तो वही है परीक्षार्थी वाला, पासिंग मार्क वाला, लेकिन इसका थोड़ा सा, इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाई गई है ना। थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षार्थी है कोई 30% अंक प्राप्त करता है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 30% अंक प्राप्त किए 108 अंकों से, 108 अंक और दे दें इसको हम, तो ये पास हो जाएगा। बताइए पास हो जाएगा या नहीं, है ना। ये पास हो गया ना, 30% प्लस 108 अंक दे दिए तो ये पास हो गया, है ना। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए। दूसरा कोई व्यक्ति है, परीक्षार्थी है, वो 52% अंक प्राप्त करता है ना, 52% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक ले आता है। यानी 52% अंक प्राप्त करके ना, जितने में उसको पास होना उससे ज़्यादा नंबर ले आता है। कितने, 24 नंबर ज़्यादा ले आता है। यानी इससे हम 24 ले लें, 24 नंबर ले लें, 24 अंक ले लें यहाँ से, 24 अंक ले लें यहाँ से, और ये भी अंक है हमारे, है ना। तो ये भी पास होगा, खाली बताइए, ये भी पास होगा, है ना, ये भी हमारा पास होने वाला है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से परसेंटेज को एक साइड ले आएँ और अंक को एक साइड ले आएँ। ये दोनों पास हैं तो इनको बराबर कर देंगे, है ना, क्योंकि दोनों पासिंग मार्क पाए हुए हैं, तो यहाँ से बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम इनको पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ को 30% को यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 52% माइनस 30%, माइनस ए माइनस 30%, है ना। और यहाँ से अगर हम बात करें तो 108 अंक माइनस 24 अंक, माइनस में था तो प्लस में आ जाएगा, प्लस का 24 अंक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 132 अंक बराबर
कितने 22% के, है ना। हम कह सकते हैं 22% की वैल्यू हमारी 132 अंक है, 132 अंक है। 100% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं 132/22 इंटू 100, यानी 22 छक्का 132। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 600। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा 100% क्या हमारा पूर्णांक है। तो यहाँ से हमारा पूर्णांक आ गया 600 का, है ना। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है, आखिरी में पढ़िए आप, आखिरी में पूछा गया कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने % अंक चाहिए होते हैं, कम से कम कितने % अंक चाहिए होते हैं, है ना। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 30%, 600 का 30% अंक पाया, यानी वो कितने अंक पाया? 600 का 30% अंक पाया वो, है ना। तो कितने % अंक पाया यहाँ से? तो हम कह सकते हैं 180 अंक पाया था। 180 अंक पाया था 30%, लेकिन 108 अंक से फेल हो गया था, यानी पास कितने में होगा? 108 अंकों से फेल हो गया, यानी 288 अंकों से पास होगा, है ना। जब 288 अंक लाते हैं हम पास हो जाते हैं, और पूछते हैं कि ये पासिंग मार्क है, ये 288 अंक हमारे पासिंग मार्क हैं, तो हम कह सकते हैं पास होने के लिए कितने % चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 288 पूरे पूर्णांक का 600 का कितने % है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 चौको 24, 6 चौको 24, है ना। 6 चौको 24, 4 बचेगा, 6 48, यानी 48%। पास होने के लिए हमें 48% अंक चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम इस सवाल को डील कर सकते हैं। 1 नंबर सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रेलवे में आते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे हम, है ना। अगर आपका छोटा डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लेफ्ट कर दीजिए, है ना। अपने डाउट को लेफ्ट कर दीजिए, हम अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे, है ना। और ना हम जब तक आपका रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम आपको डेली लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे, है ना, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी, है ना। तो आप एक भी लेक्चर मिस ना किया करिए, क्योंकि एक एक लेक्चर, हमारा दिया हुआ एक एक लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है ना। तो आप किसी भी लेक्चर को मिस मत करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।